नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था पत्र लेखन, तो हमने पत्र लेखन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी। कि सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि जिस तरह से आज का जो हमारा तकनीकी जो युग आ गया है, तो इसमें हमारे विचारों के आदान प्रदान के लिए बहुत सारे साधन, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन पत्र लेखन की जो परंपरा है, यानी कि लेखन की जो परंपरा है, वो आज भी हमारे समाज में कायम है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज आती है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में मैंने आपको दो तरह के पत्र बताए थे, पत्रों के प्रकार की पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र वे होते हैं जिन्हें हम किसी भी व्यावसायिक या फिर सामाजिक या अगर एक तरीके से कहें कि जिसमें हम अपने जो हमारे पर्सनल पत्र नहीं होते, जिन्हें हम समाज के चीजों के लिए, किसी चीज पे प्रार्थना करने के लिए, किसी चीज की आज्ञा लेने के लिए, किसी चीज के बारे में निवेदन करने के लिए, या व्यावसायिक तौर पर या और सामाजिक तौर पर जिसको हम लिखते हैं, उन पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट जो पत्र हम व्यक्तिगत रूप से अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार के लोगों को लिखते हैं, इन पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। तो ये हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम पत्रों को भी लिखना सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम केवल पढ़ के नहीं समझ पाते, तो उन्हें हमें अपनी कॉपी में लिखना भी होता है। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पत्र लेखन के बारे में हमने पढ़ा था कि दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्रों के बारे में मैंने आपको बताया और अनौपचारिक पत्रों के बारे में भी हमने जाना। तो अब हम सबसे पहले औपचारिक पत्र, और मैंने आपको बहुत सारी चीजें और भी बताई थी कि हम जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो औपचारिक पत्रों में क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें औपचारिक पत्र लिखने के लिए लिखते वक्त ध्यान रखने होते हैं। तो औपचारिक पत्रों को लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमें प्रेषक का पता, दिनांक, अभिवादन, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर आदि को बाईं ओर लिखना होता है। संक्षेप में पत्र का विषय लिखना पड़ता है, संबोधन हमें करना पड़ता है, और उसके बाद हमें धन्यवाद उसमें लिखना पड़ता है, और अंत में प्रार्थी यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसके बारे में विनीत या आपका आज्ञाकारी या भविदय आदि शब्दों का प्रयोग करना होता है। और एक चीज मैंने आपको इसमें बताई थी कि जो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनमें अभिवादन नहीं होता है, यानी कि आप शुरुआत जब पत्र की करते हैं तो उसमें अभिवादन नहीं होता है। आप नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श या छोटों को प्रेम या इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप नहीं करते हैं औपचारिक पत्रों में। तो ये तो हमने औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ा। फिर हमने अनौपचारिक पत्रों के बारे में भी पढ़ा कि इस पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं, जो जैसे हम अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र सहेली एवं संबंधियों को लिखते हैं। तो इसके भी कुछ अलग नियम होते हैं, इसमें भी कुछ बातें होती हैं पत्र लिखते वक्त जो ध्यान रखने योग्य होती हैं। जैसे हम सबसे पहले व्यक्ति यानी कि अपने पते को तथा तिथि को बाईं ओर लिखता है। जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है वो अपना पता और डेट बाईं ओर लिखता है, उसके नीचे फिर वो अभिवादन लिखता है, क्योंकि ये हमारे जो पत्र हैं ये हमारे अनौपचारिक पत्र हैं, यानी कि व्यक्तिगत पत्र हैं। पर्सनल रूप से हम इन्हें अपने व्यक्तिगत रूप से हमें अपने मित्र को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने सगे संबंधियों को इन पत्रों को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अभिवादन लिखना होता है, जैसे नमस्ते, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, असीम स्नेह आदि। अंत में पत्र लिखा जिसे जा रहा है उसे लिखने वाले का नाम एवं संबंध
लिखा जाता है। जब अंत में हम पत्र को लिखते हैं तो वहां पर लिखने वाले का नाम या उससे संबंध लिखा जाता है, जैसे आपका पुत्र, आपका पौत्र, आपका भाई, आपकी बहन, आपका मित्र, या इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये तो हमने अपने पिछले सेशन में चीजें पढ़ी थी पत्रों के बारे में। आज हम पत्र के जो कुछ मुख्य विषय है, कुछ मुख्य चीजें हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। पत्र के अंग, वैसे ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पत्र के अंग, क्या क्या चीजें पत्र में होती हैं, एक जब लेटर आप लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले स्थान और तिथि, स्थान और तिथि। उसके बाद आपका आता है नंबर 2 संबोधन। नंबर 3 आता है आपका अभिवादन। ये सारे चीजें आपकी याद रखने के लिए हैं। आप पत्र लिखेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, संबोधन क्या है, अभिवादन क्या है, और मुख्य विषय या पत्र का विषय। नंबर 4 मुख्य विषय। सारी चीजों को हम अलग अलग से प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं उनमें हम अभिवादन नहीं करते हैं और उनमें मुख्य विषय लिखा जाता है, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें हम मुख्य विषय नहीं लिखते हैं, लेकिन अभिवादन हम वहां पर लिखते हैं। ठीक है, नंबर 3 समाप्ति, सॉरी नंबर 5 समाप्ति। नंबर 6 निवेदन शब्द। नंबर 7 हस्ताक्षर। नंबर 8 पता। तो देखिए सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। नंबर जो 1 हमने लिखा है स्थान और तिथि। तो जब पत्र में सबसे ऊपर हम दाईं ओर दाईं ओर सबसे ऊपर हम भेजने वाले का पता और पत्र लिखने की तिथि वो हम डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद संबोधन। तो जब पत्र हम प्रारंभ करेंगे तो बाईं ओर संबोधन का शब्द लिखा जाता है और उसके लिए विशेष आयु अथवा पद के अनुसार हम संबोधन शब्द प्रयोग करते हैं। वहां पर अगर हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को लिख रहे हैं तो उनकी आयु के अनुसार हम उन्हें संबोधित करेंगे, या किसी विशेष पद पद अगर हम पद के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उस पद के आधार पर हम वहां पर संबोधन शब्द प्रयोग करेंगे। नंबर 3 अभिवादन। तो संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम अभिवादन नहीं लिखते हैं, औपचारिक पत्रों में हम अभिवादन नहीं करते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन किया जाता है। तो अगर संबोधन के नीचे हम यथा योग्य यानी कि जो योग्य अभिवादन शब्द हो, उस जो आपने संबोधन शब्द लिखा है संबोधन से संबंधित जो योग्य अभिवादन हो, अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं, अगर आप किसी भी पद के किसी भी अपने से बड़ों को लिख रहे हैं या अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो उसी के आधार पर आप उनका अभिवादन करेंगे। नंबर 4 हमने लिखा है मुख्य विषय। तो इसमें हम जो लेटर से रिलेटेड जो भी हम पत्र में लिख रहे हैं उसकी जो मुख्य सामग्री है, अर्थात जो मुख्य समाचार है या कुशल क्षेम, अगर हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हम कुशल पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, और लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम पत्र का मुख्य विषय रखते हैं कि आखिर हम पत्र किस विषय पर लिख रहे हैं, किस बारे में हमने यहाँ पर पत्र को लिखा है। समाप्ति।
तो पत्र के विषय की समाप्ति के बाद प्रायः कुछ जो शब्द होते हैं, वाक्य लिखने की परंपरा होती है, जैसे धन्यवाद, सधन्यवाद। जो आप पत्र को, लेटर को समाप्त करते हैं तो आप नीचे से धन्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। निवेदन शब्द, उसके बाद अगर आपको निवेदन, आपसे निवेदन है कि, तो ऐसे अगर शब्द आप लिखते हैं तो यथा अनुसार निवेदन शब्द वहां पर आप लिखेंगे। जो भी आपको लगेगा कि आप किसके लिए इस पत्र को लिख रहे हैं, तो उसी के आधार पर आप निवेदन शब्दों का वहां पर प्रयोग करेंगे। फिर अंत में लेखक के हस्ताक्षर, यानी कि जिसने पत्र को लिखा है उसके हस्ताक्षर, और पत्र के अंत में पत्र को पाने वाले का पता, जो पत्र को पाएगा उसका एड्रेस आपको नीचे लिखना है। तो इस तरह से हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के सारे जो अंग हैं, सारी जो मुख्य बातें हैं, जो कुछ मुख्य नियम हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एक पत्र यहाँ पर लिखेंगे, एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। और एक मेन चीज मैं आपको बता दूं कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, ये औपचारिक पत्र आपके 3 तरह के होते हैं। औपचारिक पत्र जो होते हैं, सबसे पहले हम औपचारिक पत्रों को लिखेंगे। तो औपचारिक पत्र 3 तरह के होते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। औपचारिक पत्र, सबसे पहले आपका प्रार्थना पत्र, नंबर 2 है आपका व्यावसायिक पत्र, नंबर 3 है आपका कार्यालयी पत्र। तो ये 3 तरह के आपके पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्रों में सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रार्थना पत्र आपने स्कूल में भी लिखा होगा, जब आप छुट्टी मांगते हैं, स्कूल में छुट्टी लेते हैं, तो वहां पर आपसे प्रार्थना पत्र आप लिखते हैं, अपनी क्लास टीचर को आप देते हैं। और नंबर 2, आपने कई बार देखा होगा शुल्क मुक्ति हेतु, यानी कि फीस माफी के लिए भी स्कूल में कई बार प्रार्थना पत्र, कि अगर किसी के बच्चे की घर की कंडीशन, ये स्कूल जो है आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, ये सारी चीजें आपको कहते हैं कि अगर किसी बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि वो स्कूल में अपनी फीस नहीं पे कर सकता है, नहीं वो पे कर पा रहा है किसी कारणवश, तो उसे एक प्रार्थना पत्र लिखकर स्कूल में जमा करना होता है, अपने प्रधानाध्यापक को देना होता है। तो एक तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, दूसरा छुट्टी यानी कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, और दूसरा आपका यहाँ पर क्लास में फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रार्थना पत्र हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये आप अपनी कॉपी में अक्सर लिखते होंगे, आपने लिखे भी होंगे। तो आज हम सबसे पहले इसी तरह का एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। शुल्क से मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति यानी कि फीस माफी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को आप एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो किस तरह से हम शुल्क माफी के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखेंगे? सबसे पहले प्रश्न हम यहाँ पर लिखते हैं, विद्यालय में शुल्क से मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक
को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रधानाध्यापक को आपकी शुल्क मुक्ति के लिए यानी कि फीस माफी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र आपको प्रधानाध्यापक को लिखना है और आपको फीस माफी के लिए ये प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने ये सारी चीजें बताई हैं कि हमें क्या क्या करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको स्थान और तिथि यानी कि आपको डेट लिखनी है और तिथि लिखनी है। उसके बाद यानी कि दिन लिखना है। उसके बाद आपने संबोधन लिखना है। उसके बाद आपने अभिवादन लिखना है। लेकिन ये औपचारिक पत्र है तो यहाँ पर आपको अभिवादन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अभिवादन यहाँ पर नहीं लिखना है। अभी हम सबसे पहले इस लेटर को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम लेटर लिखेंगे। सेवा में, ये आपकी कॉपी का एक जो पेज है उसके आप लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो आप अपनी कॉपी का जो पेज है उसके लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जो भी आपके स्कूल का नाम है आप स्कूल का नाम लिखेंगे और अपने जो आपका जिला है वहां का नाम लिखेंगे और अपने राज्य का नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप विषय डालेंगे। विषय यानी कि आप किस टॉपिक पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या विषय दिया गया है, विद्यालय में शुल्क से मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आप विषय में इस टॉपिक का पूरा सारांश लिखेंगे कि शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपका विषय के अंतर्गत आ जाएगा। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे जो अभिवादन, जो तिथि और स्थान जो आपको यहाँ पर जैसे कि बताया, फिर संबोधन, फिर आप अभिवादन और फिर आप मुख्य विषय लिखेंगे जो विषय आपको यहाँ पर दिया गया है। और विषय के बाद आप संबोधन लिखेंगे, आप किस तरह से संबोधित करते हैं। तो आप लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का
सातवीं कक्षा का छात्र हूं। मेरे पिताजी साधारण किसान हैं। आप अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका मुख्य विषय है, जिस कारण से आप फीस माफी करवाना चाहते हैं, आप अपने उस कारण को लिख सकते हैं। आप अपने उस कारण को यहाँ पर बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपके विद्यालय का 7वीं कक्षा का छात्र हूं। मेरे पिताजी साधारण किसान हैं। मेरे परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। और इसमें आप आगे लिखेंगे, बहुत सारी चीजें आप इसमें आगे जोड़ सकते हैं कि मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं और इस साल सूखे के कारण मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति जो है खराब है। तो इसमें मैं आपको ये पूरा लेटर मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ। इस साल, क्योंकि इसके पिताजी जो हैं किसान हैं, और इस साल सूखे के कारण यानी कि सूखा पड़ गया है और उनकी जो फसल है वो अच्छी नहीं हो पाई है, जिसके कारण मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में, और आप जैसे अभी पैंडेमिक कुछ टाइम पहले हमारे जो देश में आया था, हमारे पूरे विश्व में आया है, तो इसमें भी काफी कुछ ऐसी स्थिति हमारे समाज में हो गई है। काफी बच्चे, काफी परिवार जो हैं वो बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से, आर्थिक जो उनको परेशानी है उससे गुजर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे लोगों की फैमिली में आई होगी। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह का जो रियल कारण है आपका, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सूखे के कारण मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मैं स्कूल की फीस का प्रबंध कर पाना मेरे पिताजी के लिए कठिन है। तो यहाँ पर उसने अपनी पूरा जो बातें हैं वो एक्सप्लेन कर दी है कि महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय का 7वीं कक्षा का छात्र हूं। मेरे पिताजी साधारण किसान हैं और मेरे परिवार
मेरे परिवार में में कुल 10 सदस्य हैं और इस साल जो सूखे के कारण, यानी कि इस साल जो सूखा पड़ा है उसके कारण मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि एक किसान है तो उनका जो परिवार चलता है वो पूरा खेती पर निर्भर करता है, जो फसल होती है उस पर निर्भर करता है, और फसल पूरी वर्षा पर निर्भर करती है। तो वर्षा नहीं हुई तो फसल खराब हो गई, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति खराब है। और ऐसी स्थिति में वो स्कूल की फीस, क्योंकि उसके और भी भाई बहन हैं और भी लोग उसके परिवार में हैं, ऐसी स्थिति में स्कूल की फीस का प्रबंध कर पाना मेरे पिताजी के लिए कठिन कठिन है। तो आगे लिखेंगे, अतः, नेक्स्ट लाइन से, अतः आपसे, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरा शुल्क माफ कर दें, ताकि मेरी पढ़ाई अनवरत, यानी कि लगातार, आप लगातार भी लिख सकते हैं, अनवरत जारी रह सके। क्योंकि अगर शुल्क माफ कर देंगे तो स्कूल बच्चा आ पाएगा, और फिर अगर नहीं ये चीज होगी तो अन्यथा मुझे पढ़ाई से वंचित रहना पड़ेगा, अन्यथा मुझे पढ़ाई से वंचित होना पड़ेगा या रहना पड़ेगा। फिर लिखेंगे, आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। तो इस तरह से आप आभार प्रकट करेंगे, और उसके बाद जैसे कि मैंने लास्ट में आप लोग को बताया कि सबसे अंत में फिर आप यहाँ पर निवेदन शब्द जो आपने लिखे उसके बाद आप समाप्ति करेंगे। तो समाप्ति के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, धन्यवाद या सधन्यवाद शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे धन्यवाद, उसके बाद आप दिनांक यानी कि डेट डालेंगे, और दिनांक आप ऊपर भी डाल सकते हैं, दिनांक जो भी आपकी डेट होगी, और फिर आप अपना नाम डालेंगे, आपका आज्ञाकारी, क्योंकि आप शिष्य हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र या शिष्य, और अपना नाम डालेंगे और अपनी क्लास डालेंगे। तो इस तरह से जो आपका ये जो लेटर है, ये जो प्रार्थना पत्र है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में हमने अपना प्रार्थना पत्र शुरू किया। तो हमने यहाँ पर विद्यालय में शुल्क से मुक्ति के लिए अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखा है। तो हमने लिखा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का जो नाम है, स्कूल का जो एड्रेस है, उसके बाद मुख्य विषय जो आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं इसके नीचे। उसके बाद हम आते हैं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय में हमने, क्योंकि हम शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो हम वही चीजें उसमें लिखेंगे। फिर आप
निवेदन शब्द लिखेंगे, फिर उसके बाद आप संबोधन शब्द लिखेंगे। तो संबोधन शब्दों में आपने महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी साधारण किसान हैं, मेरे परिवार में कुल 10 सदस्य हैं और इस साल सूखे के कारण मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में स्कूल की फीस का प्रबंध कर पाना मेरे पिताजी के लिए कठिन है और अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरा शुल्क माफ करवा दे ताकि मेरी पढ़ाई अनवरत यानी कि लगातार जारी रह सके, अन्यथा मुझे पढ़ाई से वंचित होना पड़ेगा और आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। तो इस तरह से आप इसको समाप्त करेंगे, फिर धन्यवाद और फिर दिनांक और आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम, आपकी क्लास, तो ये सारी चीजें। और आज का जो आपका होमवर्क है उसमें आप लिखेंगे प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए, यानी कि आपको एक दिन का अवकाश चाहिए, आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हमने प्रार्थना पत्र लिखना सीखा। आशा करती हूँ कि आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा और आज का जो मैंने होमवर्क आपको बताया है कि आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे, छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाध्यापक को लिखेंगे। और आगे हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।